अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलो लाहौर और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हमारे माशरे में ना जाने क्यों दिन ब दिन जराइम में इजाफा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कत्ल, डकैती और जो वारदातें दीगर आए रोज़ पेश आती हैं रोज़मर्रा की, इनमें इजाफा होता जा रहा है और इसकी यकीनन बहुत सी वजूहात भी हैं। और एक वजह यह भी हम कह सकते हैं कि लाहौर हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है। तो एक ये भी जो आबादी का बढ़ना है, इसको भी एक बड़ी वजह करार दिया जा सकता है जराइम के बढ़ने का। लेकिन एक तशवीश की बात यह भी है कि जब किसी के साथ कोई वारदात पेश आती है तो सबसे पहले उसके जहन में जो चीज आती है वो होती है पुलिस से राब्ता करना, क्योंकि पुलिस यकीनन हमारी जानो माल की मुहाफिज होती है। और यकीनन बहुत से केसेस इस तरह के होते हैं जहां पर उनके जो केसेस है वो सॉल्व हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ चीजें जाती हैं। मगर जिस तरह से हर इदारे में हम देखते हैं कि कुछ मसाइल जो है वो साथ ही साथ चल रहे हैं, तो वो मसाइल का ही आज हमने जिक्र करना है कि क्योंकि एक मखसूस तबका है, मखसूस कुछ हल्के हैं जिनमें यह तशवीश पाई जाती है कि अगर किसी के साथ कोई वारदात पेश आ जाती है, जिस तरह बहुत आम है, किसी के मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है, मोबाइल को छीन के ले गया, तो बहुत एक आम तासुर है कि उसको कहा जाता है यार कि रिपोर्ट दर्ज करवा दो। वो आगे से कहता है यार तो फेर क्यों हो जाना है, जो आम जबान में कहते हैं तो फेर क्यों हो जाना है। लेकिन इसको भी यकीनन इस रिवायत को, इस सोच को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीजों का आना बहुत जरूरी है, एफआईआर का दर्ज होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डीआईजी ऑपरेशंस वकास नजीर सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह प्रोग्राम्स में आना, लेकिन क्योंकि आज अवाम की हमने आपसे बात करनी है, अवाम के मसाइल डिस्कस करने, इसलिए आप आए। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम सर, आप 29 अक्टूबर 2018 को आपने ये चार्ज संभाला है, तो उस वक्त से लेकर अब तक यकीनन तब्दीली, सरकार ने यकीनन काफी दावे किए थे कि हम जो थाना कल्चर है उसकी तब्दीली चाहते हैं। और काफी चीजें जो हमने देखा इलेक्शन कैंपेन्स में चीजें सामने आई, और उसके बाद हमने जो चीजें देखी यकीनन तबादले काफी हुए। लेकिन जो चीजें हम रिजल्ट जो चाह रहे थे, जो अवाम रिजल्ट चाह रही थी, शायद वो पूरा करने में अभी तक पुलिस फोर्स उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई। अगर हम स्टैट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें, क्योंकि जो क्राइम का ग्राफ है अगर देखा जाए तो वो ऊपर जा रहा है। सर, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हम अपना पर्सपेक्टिव क्लियर कर लें। जिस वक्त हम क्राइम की बात करते हैं तो पुलिस रिसीविंग एंड पे एक इदारा है जो सोशल फेलियर्स हैं, जो नाकामियाँ हैं मुआशरे की, उनके नतीजे में जो डिविएंट बिहेवियर पैदा होता है, नापसंदीदा अनासर पैदा होते हैं, उनको फेस करती है। जब भी हम जराइम में इजाफे की बात करते हैं तो अगर हम इसको मुकम्मल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बुनियादी तौर पर एक बीमार मुआशरे की अलामत होती है। जब मुआशरती अवामिल जो इन बीमारियों की इस्लाह के लिए हैं, जिनमें तालीम है, तरबियत है, मीडिया है और दूसरे ऐसे समाजी इदारे हैं जिनमें बहुत अहम, बल्कि सबसे अहम ख़ानदान का इदारा है, वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर हमें एक क्राइम में इजाफे का एहसास होता है। क्राइम को रोकने के लिए दो आस्पेक्ट्स हैं, एक प्रिवेंशन है और दूसरा एक पनिशमेंट का या प्यूनिटिव एक्शन है। पुलिस दोनों एंड्स पे काम करती है। जैसे आपने जिक्र किया कि जहाँ पे जराइम में इजाफा होता है समाजी मसाइल की वजह से, समाजी नाहमवारियों की वजह से, वहाँ पे जराइम की डिटेक्शन में भी इजाफा होता है। मुलजिम पकड़े जाते हैं, उनको अदालतों में ले जाया जाता है और उनको कानून के सामने पेश कर दिया जाता है। सो इस हवाले से जो जराइम का कंट्रोल है या जराइम का इंसदाद है या जराइम को वकू होने से रोकने का काम है, वो मुआशरा और पुलिस मिल के करते हैं। बिल्कुल। जबकि जो कि प्यूनिटिव एक्शन है उसमें पुलिस एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन है, जहाँ पे अदालतें हैं, जहाँ पे जेलें हैं, और ये सारे के सारे मिलकर जुराइम में सुधार की बात करते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक पिछले एक साल में पुलिस की कारकर्दगी का ताल्लुक है तो उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। अगर आप पहले 5 माह का क्राइम देखें तो तकरीबन वो उसी रेशो से चल रहा था जिस रेशो से पिछले सालों में हो रहा था। फिर उसके बाद एक क्राइम में स्पाइक आई, और उसकी एक वजह तो ये थी कि पुलिस की तवज्जो इलेक्शन की तरफ हो गई, तब्दीलियाँ हुई जिसका आपने इशारा किया। उन तब्दीलियों में बहुत सारे लोग जो हैं लाहौर से बाहर से आए, और इस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कि लाहौर से बाहर से लोग आए तो उसका इम्पैक्ट जराइम पे क्यों कर आया। लेकिन
उसके बाद आखिरी 2 माह में अगर आप देखेंगे तो एक दफ़ा चूंकि दोबारा पुलिस का फोकस क्राइम की तरफ चला गया तो आपको स्ट्रीट क्राइम में नुमायां कमी नज़र आएगी। ओवरऑल क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी तकरीबन 12% नीचे आया है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये ट्रेंड जारी रहेगा और अगले 1-2 माह में आपको लाहौर का क्राइम बैक टू नॉर्मल नज़र आने लगेगा। अच्छा, बैक टू नॉर्मल आपने कहा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये क्राइम जो है वो यकीनन हम जड़ से तो उखाड़ नहीं फेंकते, लेकिन जितना मिनिमल हो सकता है, क्योंकि वो होना चाहिए, आवाम ये चाहती है। आपने जिस तरह से सर बात की कि यकीनन बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आपने इलेक्शन का भी जिक्र किया कि इलेक्शन भी यकीनन आए, उसकी वजह से तवज्जो जो फोकस जा वो ज्यादा इलेक्शंस की तरफ हो गया। यकीनन आपने हर जो बूथ्स होते हैं उनको भी सिक्योरिटी फ्राहम करनी होती है और बहुत सी चीजें होती हैं। तो सर यकीनन मीडिया का भी बहुत बड़ा मेरा ख्याल है इसमें किरदार रहा है और आइंदा भी रहेगा। और जिस तरह से मैं यही कहूंगा कि मीडिया में भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं, पुलिस में भी हैं, हमने शायद ये कुछ इदारे हैं जिनको साथ मिलकर चलना होगा। सर हम चाहते हैं कि हम जरा खुल के बात करें कि अगर पुलिस में कुछ मसाइल मौजूद हैं, यानी अगर नफरी की कमी है, यानी अगर मजीद नफरी की जरूरत है, वो भी हम खुलकर डिस्कस करें कि हमें मजीद तैनातियां करनी चाहिए, मजीद नफरी लानी चाहिए, या इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला ये भी है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले कुछ रिपोर्ट्स ये भी देखी कि शायद वैसे गली मोहल्लों में पेट्रोलिंग के लिए इतनी पुलिस नहीं है जितनी ये वीआईपीज को पुलिस जो है वो फ्राहम की गई है। तो एक बड़ा मसला ये भी है। आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है उसका जवाब मैं पहले देना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं उनको मीडिया पर या आम फहम ज़ुबान में प्रोटोकॉल से मिक्स कर दिया जाता है। दोनों इंटायरली बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो हमारा सर्विस डिलीवरी मिक्स है 1970s और 80s की निस्बत यकीनन तब्दील हुआ है। 1970s और 80s में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पे दिया जाता था। उसके बाद हमारे वसाइल जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में कंज्यूम होते थे और आखिर में सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हुआ करती थी। लेकिन जो टेररिज्म की आमद के बाद हमारी एक पूरी की पूरी सोशल फैब्रिक चेंज हुई, उसमें हमारी जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं उन्होंने तरजीह ज़्यादा हासिल कर ली और अब एज वी सिट एंड टॉक हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज सिक्योरिटी ड्यूटीज़ की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें बड़े फ्रैंकली इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये नारवा है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी बड़े शहर में इंक्लूडिंग लाहौर एक आध टेररिज्म का APS जैसा वाक़या हो जाता है तो आपके पिछले 5 साल का क्राइम कंट्रोल, आपके पिछले 5 साल का अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सब बराबर हो जाता है। सो जिस लेवल का थ्रेट हम पिछले 25-30 साल से फेस कर रहे हैं वो ये चीज़ वारंट करता है, इस चीज़ को ज़रूरी बना देता है कि हम जो एक जानलेवा किस्म का थ्रेट है, जो टेररिज्म का थ्रेट है, उसके अगेंस्ट हम ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। मैं दोबारा इस चीज़ पे इसरार करूँगा कि जो सिक्योरिटी ड्यूटी है उसे प्रोटोकॉल ड्यूटी से बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, जब हम क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो मौसर तरीन ज़रिया है वो रेगुलेशन के थ्रू है। हम अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा कामयाब सिस्टम नहीं ला सके और इसकी वजह से हम इम्प्लीमेंटेशन एंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात की ज़रा आम फहम अल्फाज में वजाहत करता हूँ। पूरी दुनिया में जिस वक्त आबादियाँ बनाई जाती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये इलाका रिहायशी इलाका है, यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, इस पे सड़क पे ट्रैफिक का लोड किस किस्म का होगा, किस वक्त होगा, किस किस्म की गाड़ियाँ होंगी, ये इलाका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी होगी, यहाँ पे बाहर से ज्यादा लोग आएंगे। वो करने में हम यकीनन नाकाम रहे हैं। प्लानिंग उस तरह से हम नहीं कर जब हम ये नाकाम रहे हैं तो सिंपल मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे आबादियों वाले इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो ट्रैफिक है वो मिक्स हो गया है। वो ट्रैफिक जहाँ पे हम शहरी इलाकों में अर्बन एरियाज़ में एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त स्कूल का रश है, इसके बाद हमारे पास लल पीरियड आ जाएगा, उस वक्त हमारे पास उन्हीं इलाकों में जो कमर्शियल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रश शुरू हो जाता है। अब जब इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड पे, आप वहाँ पे एक वार्डन खड़ा कर देते हैं, मसला कंट्रोल नहीं होता, आप दूसरा वार्डन खड़ा कर देते हैं।
मसला चलता रहता कहना है। आप ये सारे यकीनन के बुनियाद ही एक चीज की गलत रखी गई, लेकिन यकीनन अब हम उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सर कॉलर्स क्योंकि हमारे साथ आज जी मौजूद होंगे, श्योर। हमने लोगों के जो मसाइल हैं वो डिस्कस करने हैं, तो एक दफा फिर से मैं एक नंबर भी, हमारे जो नंबर्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। 03172424 और दूसरा नंबर है 35116721। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? राव मुश्ताक बोल रहा हूँ गुलबर्ग से। जी, मैं क्या कहना चाहेंगे? जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कमेटी का। जिस माशरे में बेरोजगारी हो गई और तालीम कम हो गई, वहाँ वारदातें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिस वजह से क्यों बेरोजगार हो गए लोग, वो नौजवान, वो फिर वो वारदातें शुरू करता है। नंबर 2, मेरी जो है अपना जो सर बैठे हैं इनसे अर्ज है कि जब मैं कई दफा पुलिस में जाने का, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कमेटी का जाना होता है, तो जब किसी आदमी की जेब पड़ जाती है 20,000 25,000 उसकी तारीख जाया हो जाता है, जब वो पुलिस रिपोर्ट कराने के लिए जाता है तो वो पुलिस जो ना मुहर्रर वो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करता, पर्चा दर्ज नहीं करता, FIR दर्ज नहीं करता। वो कहते जी जो आप पैसों का जिक्र है उसे गौर कर दें, अगर आपके जो कागजात है वो आप अपना लिखा दें, बाकी हम रिपोर्ट आपकी कर लेते हैं। तो आदमी को मजबूर शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त देना पड़ती है, क्योंकि उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह गुम हो जाता है। फिर शनाख्ती कार्ड और कागजात की रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, लेकिन वो पैसों की रिपोर्ट नहीं दर्ज करते। बराए मेहरबानी जिसके साथ इतनी वारदात हो जाती है वो बेचारा परेशान होता है। पुलिस को ही पता होता है ये वारदात किसने की, जेब कतरों को पता होता है किसने की, किस थाने में, किस हदूद में, सबको पता होता है। लेकिन वो मजबूरन बेचारे को सिर्फ रिपोर्ट ही दर्ज होती है, FIR दर्ज नहीं होती और पैसों को। अच्छा, ये दरख्वास्त ठीक है राव मुश्ताक साहब, आपकी जो थी अपील वो आ गई है सामने, कि यकीनन मसला होता है जब भी हम थानों में जाते हैं, वहां पर दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन फिर FIR काटने में वो जतन और फिर ये चीजें लिखी ना लिखी, इसमें मसला होता है। एक और कॉलर हम ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हुई है जी। सर इसी पर फिर हम बात करेंगे कि ये मसले मसाइल क्यों है अभी भी थाने में, जो थाना कल्चर जिसको कहा जाता है, क्योंकि मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है मुंबई, आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये सर कब तक चेंज होगा? कॉलर ने 2 चीज़ें इंडिकेट की। उन्होंने जो पहली बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। उन्होंने बेरोज़गारी का जिक्र किया। बेरोज़गारी के अलावा दीगर भी समाजी और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो क्राइम को कॉज करते हैं। जिन दिनों सर्दियों के मौसम में भट्टे बंद होते हैं, लोग बेरोज़गार होकर सड़क पर आ जाते हैं, उन दिनों जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें इजाफा हो जाता है। तो यकीनन जब भी हम क्राइम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इस चीज़ को हमें जहन में रखना है। जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही है ये भी एक हकीकत की बात है और जेन्युइनली लोगों को शिकायत है कि हम मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं या रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उसमें इनकन्वीनियंस होती है। इसके लिए पुलिस ने बड़े तारीख साज इक़दाम किए हैं। ठीक है। हमने अपने थाना जात में फ्रंट डेस्क का निज़ाम मुतारिफ़ कराया है, जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक बहुत बेहतर एनवायरनमेंट में जो ही आप जाते हैं तो आपको ई-टैग इशू कर दिया जाता है। आपकी दरख्वास्त फौरी तौर पर ऑनलाइन एंटर कर दी जाती है। इसके अलावा आपके पास ये भी सहूलत है कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाए बगैर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहें तो हमारा यूनिवर्सल कंप्लेंट सेंटर है 8787, आप वहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं। अगर आपको फौरी मदद की ज़रूरत है तो आप 15 पे कॉल कर सकते हैं। 15 अगेन इट इज़ बीइंग प्लेस्ड एट 1 जो हमारा IC3 है, सो वो भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। वहाँ पे भी जो है आपकी जो दरख्वास्तें हैं उनको इंडिपेंडेंटली सुना जाता है। और सबसे अहम चीज़ कि हमारे तमाम ऑपरेशनल ऑफिसेज में जितनी 15 की कॉल्स हैं, जितनी CMS की कॉल्स हैं, दैट इज़ कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और जितनी 8787 की कॉल्स हैं, इनका रोज़ाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाता है। और जहाँ पे ये शिकायत साबित हो जाती है वहाँ पे एक्शन भी लिया जाता है, सख्त सजाएं दी जाती हैं। सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। ठीक है सर, यकीनन बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खामियां जो है वो मौजूद है, उनको हमें डिस्कस करना है। और एक तल्ख हकीकत ये भी है कि जब पुलिस से ना जाने क्यों शहरियों के जहन में ना एक खौफ जो है, क्यों है वो खौफ, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, DIG ऑपरेशंस वकास नज़ीर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जो कि यकीनन थाना कल्चर में काफ़ी चीज़ें अब तब्दीली की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वो क्या इकदाम हैं, और जो हम ब्रेक से पहले एक बात कर रहे थे सर कि एक खौफ जो है वो यकीनन अवाम में है कि जिस तरह मैं अपनी भी बात करूं तो रोड पर जाते हुए मुझे पता है जिस सड़क पर नाका है, हालांकि मेरे पास कागजात अपने पूरे हैं, मैं कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरी तरजीह होगी कि मैं उस सड़क से ना जाऊं। ज़हन में एक चीज़ होती है
कि ये तंग करेंगे। तो ये जो तंग करने वाला फैक्टर है, जिस तरह से मैंने पहले दोबारा से मैं कहना चाहूंगा कि काली भेड़ें हर इदारे में मौजूद हैं। हम मीडिया की बात करें तो यहां पे भी यकीनन बहुत से इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सर ये जो एक समझ नहीं आती, ये जो चाय पानी वाला मामला होता है कि बिला वजह का चाय पानी है, वो ये कब तक इन चीजों को कम किया जाएगा? हालांकि हमने देखा कि 50% रेज भी जो है वो लगा था सैलरीज में पुलिस के। अनफॉर्चुनेटली तल्ख हकायक हैं। जो एक तो करप्शन है उसका ताल्लुक फाइनेंशियल इंसेंटिव से भी है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है डिसिप्लिन से भी है। वी आर डिसिप्लिन फोर्स और वी आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। एक ख़ास मिनिमम अखलाकियात का मयार जो है वो बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो हमारा वीएन है उसका भी हिस्सा है, और पुलिस लॉ भी हमसे ये रिक्वायर करता है कि ख़ास लेवल का हम बिहेवियर करें। जहाँ तक पुलिस की तरफ से एक मिसबिहेव करने का ताल्लुक है या ज़रा सख्ती से बात करने का ताल्लुक है, जिससे लोग खौफजदा होते हैं, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली अगर हम बिल्कुल कैंडिडली बात करें, खुल के बात करें, तो ये हमारे मुआशरे का चलन है। हमारे मुआशरे में मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक सोशल ट्रेट है। आम मदरसे में जहाँ पे बच्चे कुरान पढ़ने जाते हैं, जो साहब कुरान पढ़ा रहे होते हैं, ही इज़ इन पर्सन इन अथॉरिटी, उन बच्चों की गलती की वजह से या उनके साथ खफा हो के वो हमेशा वायलेंटली बिहेव करते हैं। घरों में रुझान बन जाता है। घरों में वालिद साहब एक पर्सन इन अथॉरिटी हैं, जब वो खफा होते हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि उनका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ता है कि उनका रवैया कुछ इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी होती है, और स्पेशली जब ये बिहेवियर की बात आती है, जितना वो मुआशरा अच्छा या बुरा फिर भी देखें बहुत सी इस तरह मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये डिफेंस नहीं, ये डिफेंस नहीं है। और भी बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो कि हम देखें डिसिप्लिन के हवाले से, जिस तरह हमने ये बात की कि यहाँ पर जिस तरह से अवाम के साथ रवैया, बैड बॉयज की जब हम बात कर रहे हैं कि रवैया जो अवाम के साथ अपना दिया जाता है, क्योंकि देखें सर, अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई वारदात पेश आई है, वो कोशिश करेगा, अगर वहां किसी जाता है पुलिस स्टेशन में, अगर वो कोई आगे उससे अच्छे तरीके से पहले बात ही कर लेता है ना, तो आधा तो उसको वहीं पर तसल्ली हो जाएगी, नहीं मेरा काम हो जाएगा। सर बात ही ऐसे की जाती है कि उसे लगता है कि मैं अभी घर भाग जाऊं यहाँ से। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, ये डिफेंस नहीं है, ये सिर्फ वजह है, ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है, ये उन वजूहात की तरफ इशारा है जिनकी वजह से हमारे यहाँ एक सख्त ज़ुबान में बात करने और सख्ती से लोगों के साथ पेश आने का रुझान आता है। और वो ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जिस मुआशरे से हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो मुआशरा आप और मैं मिलकर तश्कील देते हैं। हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा कज़न वही इन फोर्सेस में जाते हैं। चूँकि मुआशरे में एक रुझान है कि जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो ज़रा सख्ती से बात करेगा और ज़रा यूज़ ऑफ फोर्स और वायलेंस करेगा, एटलीस्ट थ्रेट ऑफ वायलेंस करेगा, तो वही चीज़ लेके लोग पुलिस में आ जाते हैं और वो यूज़ करते हैं। इसको डिफेंड नहीं किया जा रहा, इसको बेहतरी की कोशिश की जा रही है। मैंने आपसे फ्रंट डेस्क का जिक्र किया, उनको मुतारिफ कराने की वजह ही ये थी कि वो हमारा आवाम के साथ इंटरफेस है, वहाँ पे पढ़े लिखे IT लिटरेट बच्चे बैठ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और उससे लोगों का तासुर काफ़ी बेहतर हुआ है। काफ़ी बेहतर हुआ है सर। मजीद भी हम इस पे बात करेंगे, यकीनन काफ़ी जो तब्दीलियां हैं वो आ रही हैं। एक कॉलर है सर हमारे साथ, हम कॉलर लेते हैं, मजीद भी हम इस पे बात करेंगे, रेगुलेशन के हवाले से हम दोबारा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शबीर बात कर रहा हूँ लाहौर से, शिराकोट से। जी क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान मैंने इस्लाह लिया था कोई 5 से पहले जी, थाने भी गया हूँ सर, थाने भी गया हूँ, बहुत चक्कर लगाए, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब काजी साहब के मेरी हेल्प करें। कौन सा थाना लगता है जी, दोबारा बता दीजिए जी। थाना कौन सा लगता है सर? थाना शेराकोट। थाना शेराकोट में मसला हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो, FIR नहीं हो रही आपकी? सर मेरी जगह पे किसी ने कब्जा कर लिया हुआ है, जगह पर कब्जा, यानी मसला काफी बड़ा है, लेकिन थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपका नंबर भी ले लेते हैं। और सर ये इस तरह के मसाइल क्यों होते हैं? इस तरह के मसाइल मुआशरे में होते रहते हैं, और कब्ज़ा के ख़िलाफ़ या किसी की जगह पे इल्लीगल पोजेशन के ख़िलाफ़ हम ज़ीरो टॉलरेंस एक्सरसाइज करते हैं, और उस SHO और उस DSP साहब को ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार गर्दानते हैं जिसके मौजूदगी में ये कब्ज़ा हो जाए। लेकिन इसमें ये जो कब्ज़े हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं
जो पुलिस मैटर्स नहीं होते, सिविल कोर्ट्स में बिल्कुल, होते जहाँ पे हैं, पुलिस बेबस हो जाती है, जहाँ सिविल कोर्ट्स में होते हैं, जहाँ पर रेवेन्यू ऑर्डर डिपार्टमेंट के ले लिया जाता प्रॉब्लम्स है। होते हैं, स्टेटस को ऑर्डर्स के होते हैं प्रॉब्लम्स। लोग चाहते हैं बावजूद पुलिस के बारे में तमाम बुरे ख्यालात के, वो जानते हैं कि सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे क्विक जो रेमेडी है वो पुलिस की तरफ, तो वो फिर हमसे रब्ता करते हैं, कोशिश करते हैं कि पुलिस जो है एक सिविल मैटर को पुलिस मैटर बनाकर उसमें उनकी हेल्प करे। तो वहाँ पे बसा औकात जो है देर हो जाती है, लेकिन जो इनका मसला है ये मेरे ऑफिस से रब्ता करें या एसपी साहब के ऑफिस से रब्ता करें, इंशाल्लाह इनके मसले को हम मेरिट पे हल करेंगे। इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो मेरिट पर हल हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया इसके लिए। और एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुमताज खान बोल रहा हूँ जी। जी मुमताज, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं सिर्फ बताना ये चाहता था कि वकार नज़ीर मेरे भाई जो हैं डीआईजी बहुत ही अच्छा मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ये जो अपना थाने का जो हम कहते थे कि चेंज पाकिस्तान या नया होगा, उसको थोड़ा सा जो है ना और बेहतर करा दें। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी तक चेंज आई नहीं है। मैं एक दफा, लेकिन अभी इतना वैसे मुमताज साहब टाइम हुआ भी नहीं है, हमें मजीद टाइम देना चाहिए। और यकीनन हमारी कौम में ये चीज है, हम लाइक एक्सेप्टेंस रखते हैं कि हम वक्त देते हैं, यकीनन हम मजीद देंगे भी सर। और रेगुलेशन के हवाले से हम बात करें जी, उस बात का ताल्लुक जो कि ये कॉलर कर रहे थे, ये भी पार्शली इस रेगुलेशन से। जब मुआशरे में जो भी काम है, खा वो मकान की तामीर का काम हो, खा वो गाड़ी की खरीदारी का काम हो, खा ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम हो, जब वो एक रेगुलेटेड तरीके से होता है तो बेशुमार ख़राबियाँ जो आने वाले दिनों में आ सकती हैं, उनका वहीं पे सद्देबाब हो जाता है। और जिस वक्त रेगुलेशन नहीं हो रही होती, जिसका दिल करता है वो जहाँ पे बैठ के जो कारोबार शुरू करें। इसके हवाले से मजीद आगे के लिए तजावीज़ दी जा रही हैं आपकी जानिब से? इसके ऊपर जो मुख्तलिफ महकमे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस साइड पर आ रहे हैं कि ख़राबी को पैदा होने से पहले रोका जाए। क्योंकि एक दफ़ा जब ख़राबी पैदा हो जाती है, उसके बाद पुलिस के ज़रिए या दीगर महकमों के ज़रिए अगर उसका सद्देबाब हो भी जाए तो लोगों की शिकायत बहरसूरत मौजूद रहती है। तो इस हवाले से पुलिस और दीगर महकमे इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको काफ़ी बेहतरी नजर आएगी। आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह, हमारी भी उम्मीद यही है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहाँ से बात करेंगे? जी सलाम जनाब, मैं जी सैयद वकार बोल रहा हूँ शेरा कोट के अदूर से। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक पसंद का कोई वादे ऐलान नहीं हुआ कि उसने होना है कि नहीं होना। हमारे इलाके में सुबह शाम पतंगे इतनी उड़ती रहती हैं कि उसकी वजह से जी जी, और उसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही, ना कोई डॉल्फिन है ना पुलिस वाले। पहले तो आते थे, कोई रोकथाम थी, अब लेकिन कोई उसकी रोकथाम नहीं हो रही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यकीनन हमने भी नोट डाउन कर लिया और डीआईजी साहब ने भी इसको नोट डाउन कर लिया, और इसको यकीनन अभी कुछ देर बाद ही चेक भी कर लिया जाएगा कि किस तरह से ये खिलाफ वर्जी जो कानून की है वो की जा रही है। मजीद भी हम डिस्कशन को जारी रखेंगे, और जो लूप होल्स हैं, जो अभी खामियां हैं, जिनको भी दूर करने की जरूरत है, वक्त लगेगा यकीनन, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं थाना कल्चर के हवाले से। तो सर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ दो वारदातें पेश आई थी। 13 अगस्त को मेरे घर में चोरी होती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास होती है, और वो कुछ 2 औरतें आती हैं और घर से कुछ सामान उठाकर वो ले जाती हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मैं जाके दरख्वास्त के साथ, जो ऑनलाइन ई पोर्टल की दरख्वास्त होती है, वहीं पर आपके जो मुहर्रर जो है दर्ज कर लेते हैं, उसके साथ मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद ये होता है कि कुछ दिन बाद मुझे मैसेज आ जाता है कि अदम पैरवी पर आपकी दरख्वास्त खारिज हो जाती है। तो मुझे फिर यहाँ पे ये नहीं समझ आती कि जब सीसीटीवी फुटेज एविडेंस दे दिया तो फिर अदम पैरवी किस बात की, और अदम पैरवी इस तरह की कि मैं बार मुसलसल पीछे लगा हुआ क्या बना। उसके बाद ये होता है कि 31 अगस्त को मेरे साथ मेरे घर के बाहर ही डकैती हो जाती है, और गन पॉइंट पे करोला पे 3 लोग आके मुझे लूट के चले जाते हैं, और मेरे पास जो कीमती अशिया वो ले जाते हैं। उसकी भी मैं दरख्वास्त देता हूँ, उसके एफआईआर हो जाती है। और फिर साथ ही क्योंकि आपको ये भी एक मसला है कि थोड़े से जतन करने पड़ते हैं एफआईआर करवाने के लिए। इवन बीइंग अ मीडिया पर्सन मुझे भी थोड़े से जतन करने पड़े, फिर जाके मेरी एफआईआर हुई। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। उसके बाद मैं इन्वेस्टिगेशन के पास जाता हूँ कि क्या बना। उन्होंने कहा
कि अभी तो कुछ नहीं पता चला। मैंने कहा कि आपने सीसीटीवी फुटेज देख ली, आपने उनको ट्रेस करने की कोशिश की, उन्हें कौन सी सीसीटीवी फुटेज? उनको मैं जो दोबारा जाके सरदार साहब फैसल टाउन थाने में, सरदार साहब इन्वेस्टिगेशन में है, आई थिंक ASI है, उनको मैं दोबारा सीसीटीवी फुटेज दी। उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं भरपूर। उसके बाद मैं फिर जाता हूँ, वहां पे मेरी मुलाकात होती है आमिर साहब है इन्वेस्टिगेशन में, और फैसल टाउन में ही, वो जिनका बाहर वो कंटेनर पड़ा है, वो उधर ही आराम फरमा रहे होते। मेरी जो उनसे लास्ट मुलाकात हुई वो इस तरह से कुछ हुई थी कि वो उधर लेटे हुए थे, ब्लैंकेट उन्होंने ऊपर ली हुई थी, और उन्होंने कहा जी अली साहब कैसे हैं आप, बस करते हैं आपका। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज आपके पास है? कौन सी सीसीटीवी फुटेज? उनको मैंने तीसरी दफा से सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की। तो सर ये जो लूप होल्स है, जो आपस की कोऑर्डिनेशन है, कि जब आप FIR दर्ज करवाने जाते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, फिर आपको खुद से इन्वेस्टिगेशन के पास जाना पड़ता है, उधर उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सर अगर इसी तरह से रहेगा तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? यकीनन बाज़ औक़ात इन सम सेलेक्टिव केसेस लोगों को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, कुछ का ताल्लुक इंडिविजुअल के बिहेवियर से है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तमाम सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी फ़राहम की जाती है, उसके बावजूद वो अपने रवैये को बेहतर नहीं बनाते, और जो लोगों को, और स्पेशली जो क्राइम विक्टिम्स होते हैं, उनको शिकायत होती है, तो इसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाती है और चीज़ों को ठीक भी किया जाता है। और इसी के लिए अगर आप देखेंगे कि जो हमारा डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट है, उसमें कंप्लेंट हैंडलिंग और कंप्लेंट मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है। आप किसी भी इस किस्म की शिकायत की सूरत में जो उनके इमीडिएट सीनियर हैं उनसे फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर उसके बाद आई डोंट नो उनके इमीडिएट सीनियर हैं या नहीं, मैं फिर वो वहाँ पे एडिशनल चार्ज था SHO का, एक न्याजी साहब हैं हमारे फैसल टाउन थाने में, मैं क्योंकि फैसल टाउन में रहता हूँ, तो वहां पर जो मैं गया तो हर SHOs के ना एक पीछे कमरा बना होता है, उनके मेन ऑफिस के पीछे कमरा बना होता है। एथिकली मॉरली तो हमें यही करना चाहिए कि अगर कोई आपके पास शिनवाई लेकर आए तो आप आके ऑन सीट उनसे इन यूनिफॉर्म उनकी दरख्वास्त सुने। लेकिन वो फिर कुछ इस तरह से हुआ कि मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा जी अंदर ही आ जाएं। वो लेटे हुए थे, वो अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे, बेड और फ्रिज लगी हुई थी वहां पे, वो लेटे हुए हैं, और वो मैं बात कर रहा हूँ अपनी, ड्यूरिंग माई टॉक मैं अपनी उनको दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ, वो सो गए, और उनके सोते सोते मैं वहां से वॉकआउट कर गया सर। तो फिर अब मुझे बताया कि फिर ये मसला ये है सर कि कोऑर्डिनेशन इनकी आपस में ये कैसे ठीक हो सकती है, ये जो लूप होल्स हैं। क्योंकि देखें CCTV फुटेजेस जो हम अगर ट्रेस करते हैं, हमारे साथ कोई वारदात होती है तो विद इन 15 डेज डिलीट हो जाता है डाटा घरों में जो मौजूद है। मेरा ख्याल है सेफ सिटी का 3 माह का है, लेकिन घरों का 15 दिन का होता है। तो ये जो मैंने खुद पैरवी कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 1 माह गुजर गया। तो सर वो CCTV फुटेजेस जो ट्रेस करने की अगर इम्कानात कोई थे तो वो भी चले गए। तो सर ये जो कोऑर्डिनेशन की जो मिसमैनेजमेंट है, इसको बेहतरी की तरफ हम कैसे लेके जा सकते हैं? मतलब इनको फिर अगर कोई सजा दी जाए, क्या किया जाए? उनको तो शायद ये इल्म होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ये कर देंगे, किसी और थाने में लगा देंगे। नहीं, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। पुलिस में जो मिसकॉन्डक्ट है या इनएफिशिएंसी है, उस पे शायद किसी भी दूसरे महकमे या शोबे की निस्बत ज़्यादा सजाएं दी जाती हैं। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, ये इस तरह की केसेस की शिकायत मिलती रहती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द नॉर्म। ये मामूल नहीं है, मामूल नहीं है बिल्कुल। आम तौर पे वही ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं, आम तौर पे लोग बेहतर बिहेव करते हैं। इवन मर्डर केसेस में भी हमारी जो अरेस्ट की रेशो है वो 70% के करीब है, कि 1 साल में जितने मर्डर होते हैं उसी साल के अंदर हम तकरीबन 70% मुलजिमों को पकड़ लेते हैं। इसी तरह बाकी भी केसेस में। अच्छा, अब जहाँ तक केस वर्कआउट होने का ताल्लुक है, उसमें 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर काबू पाया जाए। उसमें पहला फैक्टर तो ये है कि हमारे पास जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, शहरी इलाकों में तो शायद कहीं जहाँ CCTV फुटेज है वहाँ से हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जहाँ पे CCTV फुटेज नहीं है वहाँ पे जब तक पुलिस मौके पे पहुँचती है, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, दीगर जो हमारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ज़ाया हो चुकी होती है। और उसके बाद पुलिस के पास सिवाय इसके और कोई चाराकार नहीं रह जाता कि वो क्रिमिनल को तलाश करे, और बजाय क्राइम सीन से क्रिमिनल तक पहुँचने के, क्रिमिनल से क्राइम सीन तक आने की जो है सही करे। उसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और फिर चूंकि ये एक बड़ा दिक्कत तलब काम है, तो लोग अवॉइड करने के लिए जिस तरह का आपने कहा इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, सो दैट के लोगों को डिस्करेज किया जा सके और लोगों को ज़्यादा ना किया जा सके। लेकिन जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलती है,
उसका बड़ी सख्ती से नोटिस लिया जाता है और उन लोगों को वाकई सजा दी जाती है। वाकई सजा भी दी जाती है। चले इसकी तरफ भी हम जरा देखते हैं, गुफ्तगू करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कौन साहब कहाँ से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उमर बात कर रहा हूँ बेगम कोट लाहौर से। जी उमर। शाहदरा लाहौर से। जी उमर। सर मैंने सर से बात करनी है। जी जी प्लीज कीजिए। मेरे एक दो इशू है। एक तो बेगम कोट चौक में ना एक बस स्टैंड बन गया हुआ है। मतलब एक जो है ना वो स्टैंड है, कैरी डब्बे कारें वो सारे लोग बाहर से आते हैं और वहाँ पे चौक में ना खड़ा कर देते हैं। तो वो एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है। दूसरा वहाँ पे जो है ना वो दिन में सारा दिन तकरीबन मंशियात का कारोबार स्टैंड में होता रहता है और बीच सड़क के वो स्टैंड है, सड़क के ऊपर। यहाँ पे आप अपने जो है ना वो कैमराज उनमें देख सकते हैं कि ये बीच सड़क में एक स्टैंड बना हुआ है और लोग जब हम उनको ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उमर, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात करेंगे? जी वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा जैसे माशाल्लाह ये वकार नज़ीर साहब आ रहे हैं प्लेसमेंट मार्च, ऐसे पुलिस में ऑफिसर जो हैं उनको होना चाहिए जैसे एसपी के साथ कोई उसका ऑपरेटर नीचे उतरता है तो क्या कुछ बंद होता है। हमारा एसएचओ है, कोई अगर नजर आता है उसके पीछे जो बैठे हुए हैं वो बेचारे वैसे ढीले लेजी से बैठे होते हैं। हमारी पुलिस इस तरह होनी चाहिए जैसे ये वकार नज़ीर साहब नजर आ रहे हैं। वैसे दिल खुश होता है, यकीन मानिए इनको देख के दिल खुश होता है और दिल में बात आती है कि काश हमारे जो सारे हैं वो सारे इस तरह के हो जाए। तो सर इनको डिसिप्लिन करने के लिए एक तो वो हमारे पास बेगम कोर्ट का एक मसला आ गया और दूसरा ये डिसिप्लिन किस तरह से मजीद हम कर सकते हैं। एक कमर्शियल बहुत जरूरी है, ब्रेक का कहा जा रहा है। हम ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पुलिस को मजीद डिसिप्लिन किया जा सकता है और ये जो मसले मसाइल इनको कैसे हल किया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। कहना है कि उस तरह से अभी नहीं वो मिल सकी वो तब्दीली, लेकिन यकीनन उसके हवाले से काफ़ी इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और काफ़ी चीज़ें तब्दीली की तरफ जा भी रही हैं। और डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना बेगम कोर्ट से एक मसला डिस्कस कर रहे थे मुनशियात के हवाले से। कि एक तो बस स्टैंड का मसला उन्होंने बयान किया कि वहां पर इलीगल बस स्टैंड बना दिया गया चौक पर, दूसरा मुनशियात के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया। जी, जहाँ तक बस स्टैंड का ताल्लुक है वो हम चेक कर लेंगे ठीक है कि वेदर वो मंजूर शुदा है या लोगों ने खुद बनाया है। अगर लोगों ने खुद बनाया है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। मंशियात के खिलाफ हम आपने नोटिस भी किया होगा पिछले दिनों में हमने बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और बड़ा एक्टिवली काम किया, जो काम अब भी जारी है। और उसमें हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं, उनको टारगेट किया जाता है। लाहौर के जो बड़े नारकोटिक्स के हवाले से बदनाम नाम है उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। इसी तरह जो तालीमी इदारों में मंशियात बिकने की शिकायत थी उसको हमने अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखा। और सर एक मसला ये भी है, सॉरी आपकी बात कट रही है, वो मसला ये है कि बहुत से मनशियात फरोश जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं लेकिन वो फिर छूट कैसे जाते हैं कुछ ही देर बाद कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर छोड़ दिए जाते हैं या उनके पीछे पावर इतनी है या उनका रेफरेंस इतना स्ट्रांग होता है कि उनको छोड़ना पड़ जाता है। वजह क्या होती है? असल में हमें जो सारे के सारा मंशियात के ख़रीदो फरोख्त का रजीम है, इसका सारा जो मामला है इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। बेशुमार मंशियात ऐसी आ चुकी हैं। हमारा आखिरी कानून कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट जैसे हम CNSA कहते हैं 1997 में बनाया गया था। पिछले 18-20 साल में इस तरह की मंशियात आ गई हैं जिनके हवाले से कानून ही मौजूद जिनके हवाले से कानून ही मौजूद नहीं है और उनको मंशियात के तौर पर डिफाइन करना और प्रूव करना अदालत में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो जिन इलाकों में मंशियात बिकने की मुसलसल शिकायत आ रही है वहाँ पे ये लोग बहुत मुनज़्ज़म हो गए हैं। उन्होंने अपनी लीगल एड के लिए और बाकी दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए बड़े मौसर इंतजाम किए होते हैं। तो सर उसके लिए फिर पुलिस ने भी कुछ चीज़ें अपनी अपडेट की हैं, अपग्रेड की हैं। उसी चीज़ को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से हम जो एक कॉन्सेप्चुअल चेंज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी तक हम कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल्स की ऊपर फोकस थे कि ये मंशियात बेच रहा है इसको पकड़ के जेल भेजा जाए।
अब हम अपना फोकस कंट्रोल ऑफ क्राइम की तरफ कर रहे हैं। अगर हम 20 आदमियों को पकड़कर जेल भेज देते हैं मगर उस इलाके में मंशियात स्टिल बिकती रहती है, तो उन 20 आदमियों को जेल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने आप को कामयाब उस वक्त तस्वुर करेंगे जब उस जुर्म का इंसदाद वहाँ से, उस जहाँ से जो जड़ है उसको उखाड़ने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है वो हम ग्रेजुअली ला रहे हैं। उस पर काम शुरू कर दिया गया। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं अहमद बोल रहा हूँ, ये थाना इस्लामपुरा से। जी अहमद सर, ये वकास नजीर साहब माशाल्लाह बातें सर बहुत अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर माजरत के साथ यहाँ पे थाना इस्लामपुरा है, यहाँ पे SHO जो है वो नाजायज जमीनों के ऊपर काबिजीन की भी पुष्टपनाही कर रहा है, मुनशियात फरोशी और जुए के अड्डे की डायरेक्टली खुद सुपरविजन कर रहा है, और सर ये मंथलियां ले रहा है। अच्छा अहमद साहब, आपके पास इस हवाले से कोई एविडेंस मौजूद है? सर अगर ये मुझे ये हम खुद आपसे राब्ता करेंगे, हम यकीनन आपको वक्त देंगे। अगर आपके पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं तो यकीनन वकास साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो कार्रवाई जरूर करेंगे। सर किसी भी ये अपने तौर पे ये इस चीज की बेशक इंक्वायरी कर लें। रफाइयाबाद के इलाके में जो पुलिस चौकी का वहाँ पे इंचार्ज है, उसके साथ मिलके वहाँ पे मुनशियात की सरेआम बिल्कुल नंगे तरीके से ये क्या नाम है फरोख्त हो रही है। चलें, यकीनन हम इस पर चेक एंड बैलेंस जो है वो अब रखेंगे, और यकीनन वकास साहब के इल्म में भी यकीनन है। और पहले भी सर कुछ इस यहाँ से हुए कोई वाक़यात रिपोर्ट? हमें जिस भी इलाके से इस किस्म की कोई शिकायत मिलती है उसके ऊपर प्रॉम्प्ट कार्रवाई की जाती है। उन SHOs को न सिर्फ वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है बल्कि उनको सख्त सज़ा भी दी जाती है। इस्लामपुरे के हवाले से इन्होंने बात की, हम इसकी इंक्वायरी कर लेंगे, और अगर इसमें कुछ सदाकत पाई गई, जिस लेवल पे भी पाई गई, इंशाल्लाह इनको रिजल्ट नजर आएगा। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर एक चीज जो मैं टच करना चाहूंगा वो बहुत जरूरी है। देखिए पुलिस का अभी यकीनन ऐसे ही है सर कि जिसका काम हो जाए वो तारीफ करता है, जिसका ना हो वो फिर तारीफ आप नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमें ये चीज जरूर देखनी पड़ेगी कि एट द एंड है इंसान ही, उसी माशरे का हिस्सा है, और उन्हीं चैलेंजेस का सामना जो कि शायद मुझे या किसी भी तीसरे बंदे को है। तो जिस तरह से मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि उनका डिसिप्लिन या उस तरह से यूनिफॉर्म उनको मेंटेन ये वो, तो सर उनके भी ज़ाहिर घर हैं, उन्होंने भी अपना घर चलाना है, सारा कुछ करना होता है। तो उनकी सैलरी क्या इतनी होती है कि वो उतने पैसों में तमाम तर मामला लेकर चलें? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ये आती हैं खबरें कि डिप्रेशन का शिकार पुलिस वाले भी होते हैं और दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं, मतलब काफ़ी उम्र गुजर जाती है, उसके बावजूद उनको सवारी भी फराहम नहीं की जाती अपना ट्रैवल करने के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए। तो सर ये भी मसाइल ये भी तो साथ साथ ही हैं। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बदकिस्मती से ये एक कैच 22 कुछ यूं है कि हम एक वर्ल्ड क्लास किस्म की पुलिस सर्विस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारे वसाइल वो उसकी इजाज़त नहीं देते। पूरी दुनिया में जहाँ पे हम बड़े फ़ख्र से और बड़ी एनवी के साथ निशानदेही करते हैं कि फ़लाँ मुल्क की पुलिस देखिए, फ़लाँ मुल्क की पुलिस देखिए, अगर वहाँ पे स्पेंडिंग पर पर्सन पर ईयर आप देखें तो हम उससे 1% भी खर्च नहीं कर पा रहे। इस कैच का दूसरा हिस्सा ये है कि क्या हम जैसा मुआशरा जहाँ पे हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एजुकेशन पे भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, माहौलियात पे भी इन्वेस्टमेंट, यकीनन पुलिस पर भी हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पुलिस को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। सो इस हवाले से पूरी कोशिश की जाती है कि जो पुलिस को मुहैया करदा वसाइल हैं उनमें जो हमारे पुलिस अफसरान हैं और स्पेशली हमारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स हैं उनको वेलफेयर फराहम की जाए। और सर मेरा ख्याल है कि भी बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। आज का वक्त जो है हमारे पास इतना ही था, वो खत्म हो जाता है। वकास नजीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन उम्मीद है कि जिनके कुछ मसाइल थे वो हल किए। और अगर मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना जो रवैया है खुद भी अपने आप को ठीक करें, और हमें शिकायत रहती है कि हमारे साथ पुलिस वालों का रवैया ठीक नहीं होता, हमें भी अपना रवैया ठीक करने की जरूरत है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।